औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मोरखा 13 अगस्त 2020। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दर्स व तदरीस के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों में से अक्सर सोचते होंगे या बाज़ औक़ात सवाल भी आ जाता है कि जी आप लोगों की जो बंदा मुखातिब से सवाल होते हैं, सवालात कि जी शुरू का आपका 10-15 मिनट सही होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, या कुछ एक आध मेरे भाई या बहन का ये भी व्यू था कि सर अब टाइम बहुत थोड़ा है, सिर्फ पढ़ाई की बात करें। बाय द वे मुझे याद आ गया, और ख़ासकर जो एडमन साहबान हैं हमारे जनरल नॉलेज इंग्लिश हो गया और बाकी भी मटेरियल मवाद शेयर करते रहते हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। थोड़ी सी रिक्वेस्ट की किसी बेटी के कहने पर, तो आप लोग अब मटेरियल शेयर करते हैं। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, बात से बात चल पड़ी है, शुरू की बात क्यों ऐसा कर रहा हूँ, अंग्रेज़ी से बात याद आ रही थी, तो अंग्रेज़ी का मैं एक लफ्ज़ देख रहा था अभी, वैसे ही जहन में आ गया, एपिटाइज़र। स्पेलिंग क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो दिए गए हैं, गूगल पर भी देखें, APPETIZER। वक्त के साथ साथ ज़माने के हालात बदले हैं, इंसान का समाजी निज़ाम भी बदला है, रिवायात का। अब अमूमी तौर पर जो हमारे यहाँ अक्सर आदात हैं कि खाने से पहले सलाद दिया जाता है, सैलड जिसे अमूमी तौर पर कहा जाता है, सलाद भी कहते हैं, खीरे हो गए, प्याज हो गए, और मेहमान जिस हिसाब का है या माहौल जिस तरह का है या दावत जिस हस्ती की है, उसी हिसाब से सलाद का अहतमाम किया जाता है, और साथ साथ उसके अब रशियन सैलड वगैरह का भी रिवाज हो गया है। अब जो बुनियादी तौर पर बात, रीज़न लॉजिक इसके बिहाइंड है कि जी ये चीज़ें भूख तेज़ करती हैं, ताकि बंदा एपिटाइज़र भूख तेज़ करने वाली चीज़ को कहते हैं, ताकि जी खाना बंदा ज़्यादा खा सके। चलो इस बात को आप ऐसे समझ लें, या और भी इसकी बेहतरीन रीज़न है, सलाद शुरू में खाने से और पानी भी अगर थोड़ा बहुत पी लिया जाए तो हाजमा बेहतरीन रहता है। अमूमी तौर पर दावतों में गोश्त खाया जाता है, ज़्यादातर चावल खाए जाते हैं, मसाले इन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, तो ये हाजमे का, मैदे का सादा अल्फाज में बेड़ा गर्क होता है। डायरेक्ट गोश्त खा लेना अक्सर हम मेल्स की आदत होती है, मेरी बेटियां बहनें, शायद मुझे ज़्यादा इतना तजर्बा नहीं है दावतों का, ख़वातीन का, मेल्स अक्सर प्लेट भर लेते हैं चिकन की बड़ी, फ़ौरन खाना शुरू कर दिया तो उसके नतायज भी भुगतते हैं। फिर बेटा, एपिटाइज़र का मफ़हूम मतलब होता है भूख तेज़ करने वाली चीज़। अब लेक्चर हमारा पीपीसी का है, एपिटाइज़र का सुबह सुबह मैंने आप लोगों को क्या किस काम पर लगा दिया? बेटा, किसी काम पर लगाना कोई मकसद है। अब रिपीट ज़्यादा नहीं करूँगा, 14 फ्रेंड्स आप लोगों को बता दिए। अब वॉक अराउंड इट समझ गए हैं कि अपने मकसद के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहें, आंखें, दिमाग, अकल सोच कर, दिल दिमाग में अपना मकसद हो। रीज़न, आज रीज़न पर एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। ऑब्जर्व भी करना है, टीच भी करना है, एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने करना है जो पढ़ते हैं हम लोग, डिज़ायर भी, गेट इट फ्रॉम योरसेल्फ भी, और डिफाइन भी, लर्न भी करना है, सीखना है इल्म, आस्क अपने आप से सवाल भी करना है, पुट इन ऑर्डर तरतीब में भी चीज़ को लाना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कोई शक नहीं, सदियों की कहावत है। राइट, आप देखें ना, इसका मेमोरी को बेहतरीन अच्छे अंदाजे से अच्छे तरीके से करने का बेहतरीन तरीका है राइट का।
फिर उसके बाद रीड है बेटा, जितना रीड करेंगे उतना ही फायदा होगा। फिर न्यूटन का बताया, रोजाना बताता हूँ, कोई वजह है बेटा। आप लोगों का जैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, कल आप लोगों ने जजमेंट्स वगैरह देखी 71 पर। बेटा ये 71 आप लोगों के लिए खुश नसीबी है, खुशखबरी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत हद तक दुरुस्त समझ आ गया है। बासूरत दीगर अक्सर इनका मसला होता है और अक्सर औकात बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन इसकी बारीकियों की वजह से इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तो इंसाफ की खिलाफ वर्जी हो जाती है कानून की। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने 71, अब बेटा देखो ना, एक हालात में आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदके, शफात के सदके अब हम इस कैलिबर के हो गए हैं कि जजमेंट्स हमें समझ भी आने लगी हैं और उसमें मैसेज क्या है। इंशाल्लाह ताला एक और जजमेंट है जिसमें आप लोगों ने ये देखना है कि जजमेंट फॉलो कैसे की जाती है। अक्सर जो गुजारिशात करता हूँ कि गाइड पर या कमेंट्री बुक पर कोई भी जजमेंट पढ़ लें, पेपर में नहीं लिख के आना। एक और जजमेंट है इंशाल्लाह ताला, वो बड़ी बेहतरीन लिखी हुई है, उससे आप लोगों को रहनुमाई मिलेगी। बात हो रही थी न्यूटन की कि इतना कैलिबर, अब देखें ना आप लोग जजमेंट को बेटा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सवालात भी आ रहे हैं, प्रपोजिशन भी सही तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उस नहज पर पहुंच रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से, और खासकर जो आप लोगों में माशाल्लाह जोश वलवला नजर आ रहा है, कमाल है। अब दो छोटे से वाकयात, हस्ती का नाम बाद में बताता हूँ क्या था। उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वैसे मिसाल के तौर पर समझ लें 8 साल 10 साल। एक बच्चा था, उसे पढ़ाई का हद से ज़्यादा शौक था। वसाइल घर के नहीं थे उस वक्त, ये ज़रा पुरानी बात समझें, 200 साल 500 साल 700 साल पहले भी, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, या इससे भी ज़्यादा भी। घर के हालात नहीं थे, पढ़ाई का रिवाज हो चुका था उस ज़माने में। माशी हालात अच्छे होते तो उस्ताद का मखसूस एहतमाम किया जाता, नहीं था उस्ताद। उस बच्चे के इलाके में या घर के साथ आप समझ लें एक साहिब सरवत, अच्छा माली घराना रहता था। वहाँ पर एक उस्ताद साहब एक घोड़े पर तशरीफ लेकर आते थे, घोड़े पर चढ़ के आता था उस्ताद, उस घर में पढ़ाता था और बच्चों को। अब मैं आपको बेटा उस बच्चे की दास्तान सुना रहा हूँ जिसे पढ़ाई का हद से ज़्यादा शौक था, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। उसकी हमसायगी में एक उस्ताद आता था घोड़े पर पढ़ाने उसके हमसाए बच्चों को। इस बच्चे को शौक बहुत ज़्यादा था पढ़ने का, तो ये उस्ताद को बहुत गौर से देखता था। जब उस्ताद पढ़ाई से फरागत पाता था तो 2 4 5 10 दफ़ा उस्ताद ने भी ज़रा गौर किया। इंसानी फितरत है कि जब रूटीन से हट के कोई चीज़ सामने आ जाए तो इंसान मुशाहिदा करता है। उस्ताद ने पूछ लिया इस बच्चे से कि बेटा आप क्यों खड़े होते हैं इस वक्त जब मैं पढ़ाई से फरागत पा के आता हूँ पढ़ा कर। तो बच्चे ने कहा कि उस्ताद मोहतरम मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, माली हालात नहीं है, कोई सूरत हाल निकालिए। उस उस्ताद ने कहा कि ठीक है बेटा करते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त भी नहीं है, मेरा घर भी यहाँ से दूर है, क्या करें। तो बच्चे ने कहा कि उस्ताद मोहतरम यूं करते हैं ना, आपका घोड़ा जिस स्पीड से जाता है आपकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा घोड़े की, मैं भागता रहूंगा और आपसे सवालात पूछता रहूंगा। उस्ताद अच्छा इंसान था, अल्लाह ने बेहतरीन खूबियां अता की थी, मान गया। ठीक है बच्चे ऐसा कर लेते हैं। अब वो बच्चा उस्ताद से सवाल रोजाना पूछता था, उस्ताद जवाब देता था, पढ़ाई का सिलसिला चल पड़ा। फिर क्या हुआ, शौक बच्चे का बढ़ता गया। बाज़ औक़ात उस उस्ताद के घर, उसके इलाके तक बच्चा भागते भागते पहुंच जाता था, सवालात खत्म नहीं होते थे। खैर बच्चे ने इल्म हासिल कर लिया। बेटा उस हस्ती का नाम है
हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह रहती दुनिया तक, जब तक अल्लाह का निज़ाम है, हमारी आजिज़ाना राय ये है कि जब तक क़यामत नहीं आती, इस अजीम हस्ती का नाम रहेगा। आलम इस्लाम की बहुत बड़ी हस्ती। बेटा शौक था, अल्लाह की रज़ा थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मखसूस लोगों को मखसूस काम देता है। उसका नसीब समझें। आज की हमारी नौजवान नस्ल के पास बहुत दलाइल हैं, बोलने नहीं देते। गर्मी है, एसी नहीं है, मसाइल हैं, देहात में रहते हैं, शहर चले जाएं, पढ़ाने वाला नहीं है, सिलेबस बहुत मुश्किल है। बेटा आप लोगों का ताल्लुक उस शरीयत से है जिस शरीयत का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान पाक की पहली आयत मुबारक का क्या है? पढ़, कलम। बेटा बहुत अदब के साथ माफ़ी मांग के आप सब लोगों से गुजारिश है कि आज हमारी तरजीहात बदल गई हैं। आज हमारी तरजीहात बदल गई हैं। चलो आज इतना ही, ज़्यादा उदास भी ना हो जज्बात में आकर। और रीज़न का ना बड़ा खूबसूरत वाक़या मुझे बहुत पसंद आता है, पढ़ा भी है, सुना भी है वीडियोज़ वगैरह में। कुछ दोस्त वगैरह बताते हैं कि जी फलां कोई शायद कोई मोटिवेटर है, उसने कहा हुआ भी है। इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुतुब पढ़ लेता हूँ ना, ज़रा उसकी तहकीक कर लेता हूँ कि ये सही किताब है। ये इंटरनेट आपके पास बेहतरीन ज़रिया है। आप कोई किताब में वाक़या पढ़ते हैं, शख्सियत का नाम देखें, मुल्क का नाम देखें, दौर देखें, इंटरनेट पे तहकीक करें, अगर हकीकत है तो बात सामने आ जाती है। बेटा ये ग़ालिबन अब यूरोप है, लेकिन उस वक़्त छोटे-छोटे ममालिक होते थे, शायद हंगरी वगैरह। अब हंगरी है, उस वक़्त यही नाम था या कोई और था। लेकिन बेटा मकसद कोई मुल्क का एक बाशिंदा है, फ़ौजी साहब आर्मी में होता है, एक सिंपल फ़ौजी होता है, उसकी बात बताना। ये नहीं है मतलूब कि उस मुल्क का दुरुस्त नाम बताऊँ या ना बताऊँ। सिर्फ़ एक छोटा-सा वाक़या रीज़न पे याद आ गया कि रीज़न क्या होती है कोई काम करने की। बेटा यूँ था कि उस फ़ौजी साहब को निशानाबाजी का बहुत शौक था। पिस्टल से अमूमी तौर पर आप लोग जब देखते हैं दुनिया में मुख्तलिफ खेलें स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं, तो पिस्टल से निशाने का मुकाबला किया जाता है। फौजी बड़ा शौक वाला था, जो ओलंपिक्स वगैरह होते हैं बैनुल अक़वामी मुकाबले 4-5 सालों के बाद, बहुत शौक था कि उसने चैंपियनशिप जीतनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहा था फौजी साहब कि मैंने मुकाबला इंटरनेशनल जीतना है। हुआ क्या, फौजी था, ट्रेनिंग पे था। अब किस हाथ से हम अमूमी तौर पर काम करते हैं या पिस्टल चलाते हैं, आप समझ लें, दायां हाथ, राइट हैंड जिसे कहा जाता है। ये उसका हाथ कट गया। अब मुकाबला तो बहुत दूर की बात, हिस्सा लेना तो बहुत दूर की बात, नतीजा आप खुद देख लें, जिसका हाथ ही कट जाए वो क्या करेगा। लेकिन बेटा उसका एक मकसद था, उसने जहन बना लिया था कि मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनना है। बहुत मुश्किल था। अब उसने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू कर दी पिस्टल से। वक्त लगा, लेकिन बेटा जहाँ मैंने कहा था ना कि आप लोग वक्त को कैसे शिकस्त दे सकते हैं, टाइम लेस। इंसान की बेटा देखो, बारिश को नापने का आला है, रोशनी को नापने का आला है, बुखार को, हर चीज को। लेकिन जो इंसानी मकसद है, इंसानी जहानत है, बेटा इसको आज तक नापने का कोई आला दरियाफ्त नहीं हुआ मेजरमेंट का। इंसानी जो मकसद है, जो इरादा है, इसको मैयर नहीं किया जा सकता कि ये कितनी कल को आम अल्फाज में बड़ी हस्ती बनेगा, साइंस की, इल्म की, बादशाह बनेगा कायनात का,
क्या क्या फतवात ये इंसान हासिल करेगा, कोई पता नहीं है। बेटा ये इरादा होता है इंसान का मकसद, इरादा जो इंसान को आगे लेके जाता है। अब मकसद की वैसे ही बात याद आ गई, वक्त, प्रैक्टिस। अब खब्बा जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड, मशक करनी थी। बेटा उसको ना वैसे ही मौजू हमारा बहुत ज्यादा हट जाएगा। अब वाकई मिराज देखे ना, कुरान पाक में इसका बकायदा तज़किरा है, साइंस ने भी साबित किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दीदार कराया तो दरवाजे का वो जो लोहे का होता है वो जी हिल रहा था, वक्त रुक गया। अब इसको ना मिसाल को मैं एक अपने लिहाज से, अपने जाविये से, बड़ी हस्तियां, बड़ी बातें क्या कहते थे कि किथे तेरी वाह सना है, हमारी तो कोई औकात नहीं, लेकिन नाम उन हस्तियों का ले लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम करे हम पर, बरकत दे हमारी सोचों, हमारी नियतों को। बेटा जब आप लोग इरादा, मकसद में पत्थर आ जाता है ना, मतलब है कि पत्थर पहाड़ों को सर करना, जब मौत फौत नहीं देखते, हालात नहीं देखते, कंप्लेनिंग पर्सनैलिटी नहीं होते, कंप्लेनिंग कभी मैंने आज तक कामयाब होते नहीं देखा, रोने धोने वाले। बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी आप लोगों को दिमागी ताकत दिया, इंसान को हर चीज का माहौल बर्दाश्त कर सकता है, कंप्लेनिंग नहीं होना। जब कंप्लेनिंग ना हो, जब बर्दाश्त आ जाए, जब मकसद हो। आप देहात में बैठे हैं जून जुलाई में, बेटा अगर लाइट नहीं भी है तो वहां अमूमी तौर पर दरख्त होते हैं देहातों में। बेटा जब मकसद हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बर्दाश्त दे भी देता है। आज हम वसैल के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा था रीजन की, फिर उस मौजू पर आ जाता हूँ। आज बात भी जरा, एपिटाइजर भी जरा बढ़ गया है, चलो इस बात को ही आप समझ लें। बेटा मैं ये गुजारिश कर रहा था, उस बंदे का हाथ लेफ्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब कोई मुकाबला होता था ना, वो वहां पहुंच जाता था। सारे हंसते थे, कहते थे यार तेरी अजमत को सलाम, देख तू अपाहज हो गया है, डिसेबल हो गया है, लेकिन तू शौक से नहीं किया। कहते हाँ जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं जी, मुझे शौक है। मकसद क्या, इन रहना, एक्टिविटी को देखते रहना। शायद उसने पार्टिसिपेट शुरू में नहीं किया। बेटा जब मुकाबले का वक्त आया तो सोने पे सुहागा, क्या हुआ, जो जंग अजीम गालबन दूसरी थी शायद, वो शुरू हो गई। 5-10 साल बैनुल अक़वामी मुकाबले भी नहीं हुए। फिर उसकी उम्र भी ढलती जा रही थी फौजी साहब की, ये भी मसला। बेटा स्पोर्ट्स में ना एज का बहुत चक्कर होता है। फिर एक दोस्त को बता रहे थे फिल्म का, पता नहीं कह रहे थे कि नहीं, वैसे गपशप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दोस्तों के साथ अच्छे मौज़ूआत पर होती रहती है। मैं उन्हें कह रहा था कि यार एज का बड़ा चक्कर होता है। जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं ना, क्रिकेटर है, बॉडी बिल्डर है, बॉक्सर वगैरह हैं, मार्शल आर्ट्स के हैं, एज के साथ उतनी ताकत जवानी नहीं रहती। कहते नहीं सर, ये जो ताकत है ना, इसका इरादे के साथ, आपकी मेंटेलिटी के साथ ताल्लुक है, ब्रेन पावर के साथ ताल्लुक है। मैंने कहा नहीं। फिर वो की मिसाल दे रहे थे कि जी ऐसे पता नहीं कोई फिल्म है, उसका हीरो होता है, वो कुश्तियां वगैरह लड़ता है, रेसलिंग पता नहीं आज इसे कहते हैं आज के दौर में। कह रहे थे कि वो एज में ज्यादा था लेकिन उसका मकसद ज्यादा था तो वो जीत गया। कह रहे थे कि ये हकीकत है। भाई दावे चलो बात ये भी आ गई। बेटा अब एज से बात चल पड़ी थी, एज उसकी ज्यादा हो रही थी, ये भी खदशा था। आखिरकार वर्ल्ड चैंपियन आ गई, फौजी साहब ने अप्लाई कर दिया, पूरी दुनिया की आंखें खुल गई कि ये हो क्या रहा है। इसका राइट है हाथ तो गया, खत्म था, लेफ्ट हैंड से ये क्या करेगा। बेटा मुख्तसर ये कि उसने 2 या 3 मुसलसल मुकाबले जीते, आज दुनिया की तारीख में मौजूद है। अब देखिए ना, बात आ गई रीजन की। बेटा उसके पास 100% जस्टिफिकेशन है। इंसान अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन है, अपने आप का सबसे बड़ा दोस्त है। आप लोग जैसे, अब माशाल्लाह अक्सर मेरी बहनें भाई रात को अक्सर पढ़ते रहते हैं, मुझे पता लगता रहता है, बताते भी रहते हैं अपने लोग शेड्यूल में। बेटा मकसद जगवा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, मकसद वाला कभी नाकाम नहीं रहता। लेकिन उस रब्बुल इज़्ज़त की एक अपनी प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग को हम अपनी मखसूस छोटी सी जहनियत में ना लेके आए। उसका नाम है सब्र। उस रब्बुल इज़्ज़त ने जिस जगह आपका मकाम बनाया है,
कैसे, जो उसकी शान है और जो आपका रुतबा है। अक्सर दोस्तों को हम बताया करते थे गपशप में, जज साहब बन गए, कहते यार अल्लाह की रहमत देखो, मैं कांस्टेबल के लिए गया। अब देखे ना उनका वाकया, तो रिजेक्ट हो गया कांस्टेबल के लिए, कद छोटा है आपका, आप कांस्टेबल सिपाही नहीं बन सकते। बेटा कोई भी शोबा है ना, देखें किसी को छोटा ना समझें, उसका मकसद अजीम होना चाहिए, खिदमत अजीम होनी चाहिए। कांस्टेबल हो सकता है कि शायद किसी का बाप हो, भाई हो, और कोई रिश्ता। क्या अंबिया के शोबे नहीं देखा करते थे आप लोग, क्या काम करते थे, कभी ये तहकीक कर लीजिएगा। तो किसी ओहदे को बेटा इज्जत के साथ नहीं लेके जाना। वो दोस्त कहते थे कि जी मुझे, मैं कांस्टेबल के लिए गया, रिजेक्ट हो गया, कद नहीं था। तो यकीन करें वो फिर बाद में जज साहब बन गए। फिर कहते थे कि यार उस कातिबे तकदीर की अजमत को सलाम। बंदे को वहां लेके जाना है ना जो वो चाहता है, ड्राइवर तो वो है। और हम चाहते हैं कि जी बस अभी 2 4 6 माह बाद हो और ये चीज हमें मिल जाए। बेटा कातिबे तकदीर के ना इरादे पे यकीन रखो, करते रहो, बस लगे रहो। शायद उसने जज हाई को डायरेक्ट आप लोगों के नसीब में लिखा हो। क्यों नहीं बन सकते, क्या उनमें है और क्या आप में नहीं है। क्या मेरी बेटियां बेटे नहीं बन सकते? आज देखें ऑनरेबल जज हाई कोर्ट, मिस्टर जस्टिस नहीं है खवातीन। बेटा आज की कौम के पास बहाने बहुत हैं, सिफारिशें हैं, मेरिट हैं, ग्रुपिंग है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है, जब वो किसी को कहीं लेके जाना चाहती है, क्या वहां ग्रुपिंग काम आती है? क्या वहां सिफारिशें काम आती हैं? खुद इसका फैसला करें। तो आज बात बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो एपिटाइजर वालों से जो कहते हैं कि सर बस पढ़ाएं, उनसे आज के लिए माफी है। जो कहते हैं कि सर ये बातें भी किया करें, उनके लिए खुशखबरी है, दोनों के लिए। बेटा हमारा मौजू काफी आगे चला गया था। अब मैं जरा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कंक्लूड करने के अंदाज में ही आप लोगों को गुजारिशात करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल मेरी एक बहन ने पूछा कि सर आपने 64 का नहीं बताया। बेटा सेक्शन 64 पीपीसी का ना इन शॉर्ट बता दिया था, लेकिन लाख दफा पूछेंगे बताऊंगा। बेटा इसका ये है कि अगर मुल्जिम जुर्माना अदा नहीं करता तो क्या होगा? वही जो सब्सटेंटिव पनिशमेंट है, सजाए कैद। उसके बाद वो वक्त गुजारेगा। कितना? 5,000 जुर्माना, अदम जुर्माना फर्ज किया, 2 महीने सजा। वो 2 महीने सजा गुजारेगा, 5,000 है। अगर 2,500 उसके पास है, 2,500 नहीं है, 1 महीना अंदर रहेगा। शुरू में आ गए, अदा कर दिया, ठीक है जी, आप 1 महीना गुजार के चले जाएं। अगर शुरू में अदा कर दिया, अगर 1 महीना गुजार लिया, दूसरे महीने शुरू में पैसे आ गए, तो फिर वो महीना मुकम्मल नहीं होगा। बेटा इसका ये था। पता है क्या और अदब से गुजारिश करूं, बेटा जजमेंट्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, बातों से बातें बहुत आगे निकलती हैं। आपको हद से ज्यादा हैरत होगी। अब कल से मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा ये जो इब्तदाई सजा है ना, सब्सटेंटिव बुनियादी सजा, जुर्माना इसके बाद शुरू होगा नहीं। कुछ ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि उसके साथ ही समझी जाएगी सजा जुर्माने की। अब आप हैरान हो जाएंगे कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन बेटा कंफ्यूज ना हो, समझा करें। मिसाल दे देता हूँ, डकैती है। अब बुनियादी बात बेटा ये है, बेसिक लॉ आप ऐसे समझ लें, बुनियादी बात बेसिक लॉ में। अब बेसिक लॉ में दो बुनियादी बातें होंगी, क्योंकि मैं आगे वाली बात को तोल रहा हूँ, क्या आप लोगों को बताना है। बेटा आप लोग ये देखो ना, 1 साल जज साहब ने सजा की है, सजाए कैद। 3 महीने से ज्यादा जुर्माने की मद में बंदे को नहीं भेज सकते। फर्ज किया रियाजी की आसानी के लिए आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ। 1 साल सजाए कैद है, 6,000 रुपये जुर्माना है, अदम अदायगी जुर्माना 3 माह जेल में रहेगा। अब 2-2 हजार रुपये महीने से बनते हैं, हर महीने 2-2 हजार देता रहे,
क्या मतलब है, क्या होगा, वो उसी का बेटा प्रोपोर्शन तनासुब देखा जाएगा। ये है सेक्शन 64 की रूह। अब दूसरी बात मैंने खुद ही खोल दी, वो वजह मेरे ख्याल में बेहतर ही है कि अब आप लोग उस स्टेज पे नहीं है कि पीपीसी पार्ट वन में ही पढ़ाया जा रहा है, इस वजह से ये बात बेटा बता रहा हूँ माजरत के साथ। बेटा बाज़ औक़ात ये होता है, सुने बात, 395 है, मुल्ज़मान थे 6, डकैती कर ली। अब उनमें से एक बदबख्त ने 377 भी कमिट कर लिया, मुख्तलिफ जुर्म है। अब सेक्शन 30 साहब ने ट्रायल करना है। अब 395 में जज साहब 7 साल सजा कर देते हैं और 377 में भी 7 साल सजा कर देते हैं मुल्ज़िम को। मिसाल आसानी के लिए आप ऐसे समझे जिसने ये जुर्म किया बदबख्त ने 377 वाला। अब बेटा आप लोग ये देखें कि सेक्शन 30 साहब ने 14 साल से ज्यादा बंदा अंदर नहीं रखना। आपकी ये रूह क्या कहती है 34 35 वगैरह की। अब जुर्माना भी जज साहब ने कर दिया, फाइन कर दिया 30,000, मिसाल दे रहा हूँ। कल से ये बात बता रहा हूँ कि जो सब्सटेंटिव सेंटेंस है 14 ईयर गुजारने के बाद मिसाल के तौर पर जुर्माने की सजा शुरू हो गया अदम अदायगी, लेकिन साथ आपका बेसिक लॉ यही रुकावट आ रहा है, सीआरपीसी में जो बात बताई जा रही है। फिर ये बेटा बात एक इंटरप्रेट, मैं आप लोगों को तोज़ी बताने की मिसाल विजात कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जजमेंट पढ़ी है तो बता रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। बेटा इन हालात में वो जुर्माने की सजा अदम अदायगी वो भी साथ ही शुरू होगी, क्योंकि बेसिक लॉ तो यही आ गया ना, पीपीसी और सीआरपीसी का रेड विद ईच अदर, कानून इंसाफ के तकाजे हर चीज ने देखना है अदालत ने। इसको अगर समझना है, आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की है, तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम बेटा डिस्कस कर लेंगे। अब सॉरी बेटा, अब फाइन का आप लोगों को बता दिया, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट एनी एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली। बेटा ये ना वाज़े तौर पर आप लोगों को बताया था कि अब देखें ना, जो छोटे छोटे जराइम है, छोटे से मुराद के सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और साथ सिर्फ फाइन है। अगर जहां सिर्फ फाइन अदालत ने कर दिया तो सजाए महज आएगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उसे रेग्रेस नहीं किया जाएगा। ये है इनका बेटा मफहूम। अगर इधर डिस्क्रिप्शन है, रेग्रेस भी है सिंपल भी है, अदालत का अख्तियार है, रेग्रेस भी कर दे या सिंपल भी कर दे। तो कल ये पढ़ लिया था 64। अब इसको आप लोगों को क्योंकि वहम आ गया एक तालिब इल्म का, तो बेहतरीन तकाजा ये है कि जब तक आप क्लियर न हो आगे नहीं जाते। अब जी, अब ये देखें यहाँ से एरो से, बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर to direct by the sentence that in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have sentenced or to which he may be liable। आप देखें ना, वही बात आ रही है कि 7 साल सजा कर दिया है, बनती भी ठीक है और कर भी कंजेक्टिव की है, कनकरंट नहीं की, अख्तियार है। इतना ही नहीं, बदबख्ती के दोनों जराइम में अदालत के पास है, बेहतरीन डिस्क्रिशन एक्सरसाइज की है कि ऐसे बद किरदार के साथ ऐसे ही निपटा जाए ना। अब जुर्माना भी कर दिया है, 14 ईयर से ज्यादा रखना नहीं है। तो बेटा ये इंटरप्रिटेशन वजाहत होती है बेसिक लॉ की, आसान अल्फाज में मिसाल दे दिए, यकीनन समझ आ गई होगी। या फिर गुजारिश यह है कि बेटा 2-3 दफा अगर कोई सेक्शन समझ नहीं आ रहा ना, एक दफा आपने हमसे सुना है, दोबारा उस सेक्शन को 2-3 दफा खुद पढ़ें। हमारी ये टूटी फूटी बातें 1-2 दफा फिर सुन लिया करें, फिर मुझे बहुत हद तक यकीन है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। बेटा नेक्स्ट है हमारा लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब लिमिट क्या है, आप लोगों को कल बताया था नहीं था, सारा कुछ बता चुका हूँ। अब मुझे खुद को भी इतना याद नहीं है कल क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, लेकिन 70 हद तक बहुत याद है। 66 को दोबारा देख लें चलो।
डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब वही है, जैसे आप लिख देंगे रेगुलर या सिंपल देनी है जब जुर्माना अदा नहीं होता। 67 क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, वही बता दिया है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी और कोई नहीं होगी। और स्केल भी आप लोगों को बता दिया था 68 को कि जुर्माना अदा होने पर खत्म हो जाएगा। टर्मिनेशन इम्प्रिजनमेंट ये बता दिया था। बेटा अब नेक्स्ट आ जाएं, ये इसकी मिसालें हैं। फाइन लेविएबल, इसका वेरी सिंपल आप ये समझ लें बेटा, 6 साल तक काबिल अदा है, लेकिन सजा खत्म होने के बाद अगर जुर्माना किया है। अब देखें ना, फाइन लेविएबल विद 6 ईयर्स, कैसे? मुलजिम को सजा हुई है 337A2 में, फौत हो गया है, तो उसके वर्सा से जो उसकी जायदाद है वहां से फाइन रिकवर होगा। अब कैसे? फाइन लेविएबल विद इन 6 ईयर्स और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी, वही बात, at any time within 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period। बेटा मुख्तसर ये है कि फाइन से किसी सूरत में जान नहीं छूटनी। अब देखें ना, 25 साल सजा उम्र कैद हो गई है, तो क्या समझा जाएगा? फ्रॉम द पासिंग ऑफ सेंटेंस नहीं, एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, कि जब वो खत्म होगी सजा फिर वो फाइन की रिकवरी वगैरह की जाएगी। एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज, बता दिया, फ्रॉम द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी आ गया। अब बेटा मेन जो कल इस पर बहस हुई थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत होगी, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। मुझे हद से ज्यादा खुशी हुई, तसल्ली भी हुई, अक्सर आप लोगों ने कल फीडबैक अच्छा दिया, बता भी दिया था बेटा सही समझ आ गई है। अब इसको वेरी सिंपल देखे ना, आसान बेटा, देखो अब एक बंदा पिस्टल से फायर करता है जी, पहले किसी बंदे की टांग पे, एक इंसान है, लेफ्ट या राइट लेग है या दोनों पे, समझे, एक एक फायर उस पर मार दिया, उसके बाद सर पे भी फायर मार दिया, 3 फायर हो गए। अब चौथा और पांचवा फायर डायरेक्ट वो सीने पर मार दिया, छाती पर, क्या हुआ? डेथ हो गई उसकी, कत्ले अहमद हो गया। अब वेरी सिंपल आप ये समझें, देखें कि बाकी भी ऑफेंसेस तो है ना, पोस्टमार्टम तो हो गया, रिपोर्ट भी आ गई, अगर एमएलसी वैसी वेरी सिंपल देखें, उस इंजरी तो कोई काज हुई है ना, F2 F3 जो सर पे लगी है, A4 या A3 भी हो सकता है, काज ऑफ डेथ है जी वो सीने पे जो फायर लगा है। अब 302 सिर्फ क्यों लिखा जाता है? इसी चीज को आप देखें, और एक जजमेंट है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भेजूंगा। बेटा मुल्जिम पर इल्जाम था F1 और F2 का, अब क्या हुआ, अदालत ने F1 में भी सजा दे दी, F2 में भी सजा दे दी, तो अदालत ने कहा कि नहीं, 71 की खिलाफ वर्जी है, इसे सिर्फ सजा F2 में होनी चाहिए। अब इसका ये देखें ना, दूसरा 460 है, 302 है, 396 कल हमने देखा था। अब आप तीनों की सजाएं देखें, कत्ल एक हुआ है। अब तशनगी के लिए जय साहब भी देखते हैं कि नहीं, कहीं ये चार्ज फ्रेम हम गलत तो नहीं कर रहे। मिसाल दे रहा हूँ, जय साहब नए नए हैं फर्ज के आप जैसे, कि कहीं ये गलती ना हो जाए, चार्ज गलत तो नहीं हो रहा। अब एविडेंस वगैरह हो गई है, सजा कर दिया तीनों में, तो अगर आप स्पिरिट देखते कानून की, अब बेटा देखे ना, 396 मर्डर विद डकैती, डकैती की, कत्ल किया, सजा कितनी है? डेथ है। वेरी सिंपल आप देखें, 460 में डेथ है, 302 में भी डेथ है, तो ये तीनों क्यों करेंगे? या सिर्फ 396 करने, मिसाल दे रहा हूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? फेल एक ही है। चलो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ अभी चलो जी 396 और 302 ही रहने दें, 460 को निकाल दें। बेटा ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जो कल ढाका वाली थी ना, क्या कमाल जजमेंट है, यकीन करें। और वो ऐसी खूबसूरत प्यारी जजमेंट उस दौर में लिखी गई, यकीन करें आज हमारी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान की, उसको बेसिक समझती हैं, बुनियादी हाल्ट का देखा ना, क्या खूबसूरत बात की, अनलॉफुल असेंबली हाल्ट,
कहते हैं जब हल्ट कर रहे हैं, हल्ट की डेफिनेशन क्या है? डेथ काज नहीं हुई, किसी को जी डंडे से मारा जा रहा है, सर पे, बाजुओं पे। अब अनलॉफुल असेंबली, यूज ऑफ फोर्स, बेटा वो जो डंडे पड़ रहे हैं सर पर, क्या वो, अब ये ना बड़ा हंसी आती है, अच्छा लगता है इन बातों से। अल्लाह पाक रहम करे किसी पर वक्त ना आए। बेटा वो यूज ऑफ फोर्स ही है ना, जब डंडे सर पर पड़ रहे हैं। आपने लाजमी है 148 148 डालना है, लेकिन उस जजमेंट की रोशनी में उसको देखें। अगर मैं गलत हूं तो हो भी सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा फिर आपको और हमारा नॉलेज शेयरिंग है, कोई सीनियर जूनियर का चक्कर नहीं होता इसमें। आप लोग माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, साहिब इल्म लोग हैं। अब ये जो F2 और F1 था ना, अथॉरिटी भी भेजूंगा, लेकिन तशनगी के लिए नोट कर लें। 2009 2009 रिसाले का नाम है ईयरली लॉ रिव्यू, एब्रिविएशन ही समझ लें YLR, छोटा नाम। 1131 1131 बेटा पेज है, 2009 YLR 1131 पेज। अब और आप हर्ट की मिसाल देखें, डंडा सोटा मारा, कहाँ? बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर, बड़ी इंजरी A3 हो गई, सीरीज एक है, ट्रांजैक्शन एक है। अब और खूबसूरती होसन आप कानून की देखें ना, A3 या जिस पर A4 लगता है, F1 F2 की सजा कुछ भी नहीं है F4 के मुकाबले में। क्या कानून की खिलाफ वर्जी करनी है? सारे सेक्शन डालकर। बेटा ये थी इसकी सारी स्पिरिट जो आप लोगों को बता दी। अब ये देखें ना, और खूबसूरती बात, अक्सर 279 353 इकट्ठा कर देते हैं जी। ड्राइविंग की है जी, रैश ड्राइविंग कर रहा था साहब, 279 डाल दी। और साथ जी बदतमीजी भी की है पुलिस अफसर के साथ, 353। इन दोनों में सजा एट अ टाइम नहीं हो सकती। बेटा ये 70 देख लिया था। अब आप देख लें, हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसकी मिसालें देख लेंगे अच्छे तरीके से। अब देखें ना, हमारा 70, हाँ 71 को देख लें, बहुत अहम है। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ, ये सॉरी ये कर लिया था 71। अब बेटा अच्छे तरीके से कल पढ़ लिया था, पार्ट्स वाला जजमेंट को देखें समझें, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से समझ आएगी। बेटा ये 72 क्या कहता है? Punishment of person guilty of one of several offences. The judgment stating that it is doubtful of which, in all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty. The offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided, if the same punishment is not provided for all. बेटा मुख्तसर मिसाल बेहतरीन जरिया होता है, मिसाल सुने उसके बाद सेक्शन को पढ़ें। अब देखिए ना, मिसाल दे रहा हूँ। ऑफेंसेस हैं जी, वही बात कि 148 149 लगा दिया या 147, जिसकी ऑफेंस की जो सजा बयान की गई है, मिसाल दे रहा हूँ, और भी दीगर हैं। अब ये 148 या 149 लग गया, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आप देखें कि जुर्म तो हुआ है, ये बात नहीं है कि जुर्म नहीं हुआ। आप देखें ना, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच इन ऑल केसेस in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment। अब देखें ना, चार्ज काफी लग गए हैं, 3 4 5 का इल्जाम है, मिसाल दे रहा हूं। अब कहेंगे जी हुआ तो है, इख्तसार के साथ 148 149 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, 143 भी आखिर कोई है। अगर आर्म्ड वेपन नहीं गया, हमला किया, नहीं गए, खाली हाथ थे, लेकिन जुर्म हुआ है, बेटा ये उसके लिए है। ये वेरी सिंपल, अगर जुर्म साबित नहीं हो रहा ना, हुआ है, आप जो कल परसों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि बेटा एग्रावेटेड फॉर्म, अब देखें ना 302 नहीं बनता, 300 आप 16 में सजा कर दें, 18 में सजा कर दें, 22 में कर दें, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, जुर्म तो हुआ है, काफी का वो है, काफी उस पर एलिगेशन वगैरह हैं। इसको आप इन अल्फाज के साथ थोड़ा सा पढ़ लें, देख लें।
The offense is he is guilty. The offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided. कत्ल तो है, अब देखे ना, कत्ल तो हो गया, 302 नहीं बनता, 322 बन रहे, सजा बन रही है 321 कत्ल बेसबब। तो जैसे आपने जरूरी उसको सजाए मौत या उम्र कैद देनी है कि 322 में लेके आ जाए, क्या फर्क पड़ता है बेटा। ये है 72। अब नेक्स्ट देखें जी, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई। बेटा इसका ना अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें याद है, दोबारा हम रिवाइज कर भी लेते हैं। इसका ना आप लोग स्केल बना लें, चाहे सेक्शन को बार बार ना पढ़ें, और स्केल को बना के ना कोई 14 फ्रेंड्स वाला असूल लागू करें अपने ऊपर, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अब क्या है कि हमें अपना बचपन याद आ गया, स्केल बना लिया। कैसे बेटा, जहां सजा है ना 6 माह तक, 1 महीना कैद तन्हाई में रखा जाएगा। सेक्शन आप लोगों का 73 है, जहां 6 माह से ज्यादा है 1 साल तक, फिर 2 माह कैद तनाई में रखा जाएगा। बेटा ये कैद तनाई इन हालात में होते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है ना, अगर सोलिटरी कन्फाइनमेंट की भी सजा कर देते हैं तो ये शक्ल है रिगरस इम्प्रिजनमेंट की। अब देखें ना, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to state him to rigorous imprisonment। अब ये रिगरस की एक किस्म है। The court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement। होता है, अदालत हुक्म कर देती है। अगेन सुन लें बेटा, अगर सजा है ना 6 माह तक, 1 महीने तक कैद तन्हाई में रखा जा सकता है। अब जो 1 महीने तक है ना, उसकी भी आगे जरा मजीद वजाहत आ रही है। अगर 6 महीने से साल तक सजा है, अब देखें ना बेटा, देखो मुख्तलिफ सजाएं होती है ना, ईदर डिस्क्रिप्शन, इसको जरा बात को खोल रहा हूं। अब जैसे आपने 3 साल, मैं मिसाल देता हूं, सेक्शन 30 साहब है, 3 साल किसी में सिंपल कर देते हैं, किसी में 2 साल रेगरेस कर देते हैं, इधर डिस्क्रिप्शन जो आ गई। अब 2 साल वाली है, आप खुद सोच लें अपने तौर पर, 1 साल से ज्यादा हो रही है सजा, क्या होगा किन हालात में। जैसे आप तकसीम कर सकते हैं ना सजा को, जरूरी तो नहीं है सारी सिंपल करें या सारी रेगरेस करें, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ना हो पीपीसी में। बेटा ये अगर 1 साल से ज्यादा बनती है सजा, तो 3 माह से ज्यादा कैद तनाई सुर्ख से लिख लें, चाहे रिगरस इम्प्रिजनमेंट जितनी भी हो, लेकिन कैद तनाई किसी सूरत में भी 3 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। बेटा ये पहला आप लोगों का स्केल है। अब आगे और फुटा निकाल दे, स्केल जिसे हम फुटा कहते थे, फुट को खींच के फुटा भी कहते थे, फुट फुटा। बेटा इसका नेक्स्ट स्केल ये है, आप लोग देखें सेक्शन के हिसाब से 7 डेज 14 डेज का असूल लिखा हुआ है। 7 डेज 14 डेज कैसे है, एट अ टाइम 14 दिन से ज्यादा नहीं होगी, ये भी बात है, लेकिन इस बात को मजीद आगे खोला जा रहा है। अच्छा जी, a time not exceeding 1 month if the term employment shall not exceed, बेटा बता दिया, ये सारा बता दिया आप लोगों को। अब 74, इसमें रेस्ट्रिक्शन है जरा 73 पे बेटा, ये 74 जरा गौर करना। लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस, क्या लिमिट है एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। Such confinement shall in no case exceed 14 days at a time। बेटा 14 डेज 14 दिन से ज्यादा ना किसी सूरत में भी मुलजिम को कैद तन्हाई में नहीं रखना, विद इंटरवल्स, वक्फे के साथ, वक्फों के साथ, बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स। अब ये देखें ना ड्यूरेशन कौन सी बात हो रही है, इसको जरा समझें। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month। बेटा देखो, जब सोलिटरी कन्फाइनमेंट 3 माह से ज्यादा दी जा रही है ना, सॉरी इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, अब रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 3 माह से ज्यादा है, द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded
with intervals between the periods of solitary confinement of not less than duration than such periods। अब इसको बेटा दोबारा देख लें 74 को, हमेशा याद रखना। limit of solitary confinement in executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the period of solitary confinement of not less than duration than such periods, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months। बेटा जब देखे ना 3 माह से ज्यादा, अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो 7 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। अगर थोड़ी हो, मिसाल समझ लें, शायद 14 डेज के लिए रख दें। in any 1 month of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of। अच्छा इसका ना सादा, इसका बेटा इंटेंशन ये है, कैदी की जिंदगी बचानी भी है ना, मारी ना जाए, ह्यूमन राइट्स भी हैं, सारी चीजों को मद्देनजर रख के ये असूल बताया गया है। पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। 75 का बेटा 75 का बहुत इख्तिसार, अब खत्म करता हूँ, आप लोग थक जाते हैं रोजाना लंबा लेक्चर सुनकर। बेटा ये चैप्टर 12 और 17 हमेशा जहन में रख लें। जब चैप्टर 12 और 17 में, सॉरी हाँ 12 और 17 में, 12 सिक्के वगैरह कोइंस वगैरह जो फ्रॉड करते हैं उनका है शायद, 17 है हमारा ये चोरी चकारी वाला जो आ जाता है इसमें। बेटा अगर 12 और 17 चैप्टर के ताबे कोई भी ऑफेंसेस हैं, उसमें मुल्जिम का पहले ट्रायल हुआ है, उसमें सजा हो चुकी है, सजा की बस लिमिट आप लोगों ने जहन में रखनी है। क्या एनहेंस enhanced punishment for certain offenders under chapter 12 or 17 after previous conviction, whoever having been convicted by a court in Pakistan of an offence punishable under chapter 12-17, the code this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards। बेटा 12 या 17 में ना चैप्टर के ताबे कोई जुर्म हुआ है, उसमें अगर सजा 3 साल या उससे ज्यादा हुई है तो पनिशमेंट एनहेंस हो सकती है। कैसे? shall be guilty of any offense punishable under either of those chapters with the imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offense to। अब क्या उसे मजीद सजा क्या दी जा सकती है अगर ऐसा मुल्जिम है तो? imprisonment for life, उम्र कैद की सजा, or to imprisonment either description for a term which may extend to 10 years। बेटा अगर एक मुल्जिम को 12 और 17 चैप्टर के ताबे पहले सजा हो चुकी है, दोबारा उसका ट्रायल हो जाता है, अगर दोबारा उस पर केस हो जाता है, अगर ये साबित, वो अटेस्टेड कापीज आ गई कि ये साहब पहले 4 साल या 3 साल से ज्यादा गुजार चुके हैं, तो फिर इन हालात में उसे एनहेंस पनिशमेंट हो सकती है, होनी चाहिए। लेकिन फिर यही एक थोड़ी सी आप लोगों से अजीब रूटीन से हट के बात करूंगा। बेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब हमारे जस्टिस सर इफ्तिखार महमूद साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे रह चुके हैं, इनका ही फैसला जो मुझे थोड़ा बहुत बेटा याद पड़ता है। एक बूढ़ा शख्स था, उसने पहले चोरी की थी, पता नहीं, मिसाल समझ लें 18-20 साल की उम्र में, उसके बाद फिर बुढ़ापे में चोरी कर ली, एनहेंस पनिशमेंट का था, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो सेट असाइड कर दी थी। बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट होती है ना हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, अमूमी तौर पर इंसाफ तो ये भी करते हैं, अमूमी तौर पर ये स्टैट्यूट के ताबे चलते हैं, तजर्बा भी इतना नहीं होता। लेकिन माशाल्लाह जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना बेटा, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद से ज़्यादा बसीरत दी होती है कि इंसाफ क्या है, इंटरप्रेट भी वो उसी हिसाब से करते हैं। तो आज का इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल से बेटा सेल्फ डिफेंस शुरू करेंगे, एक्सेप्शन वगैरह। तो अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह।